नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा में। आज का ये सेशन है केमिस्ट्री पे। यह केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। हम लोग केमिस्ट्री का एक सीरीज चला रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि जो भी शुरू से लेकर अंत तक जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में की बात करें, उन सारे प्रतियोगी परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। तो उन सभी को जो है हम कंसेप्ट वाइज उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर है इस लेक्चर का, वो है कोलॉइड्स पे, फिजिकल और केमिकल चेंज पे और फ्यूल्स पे। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए यह सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप इस सेशन को जो है पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, इसमें हम कुछ जो भी मेन कंसेप्ट है उसको जो है एक तरह से ब्रीफ वे में समझते हुए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ये केमिस्ट्री का कोलॉइड्स पे। अब पहले देखते हैं कोलॉइड्स होता क्या है। ठीक है, कोलॉइड्स जो है एक तरह से इससे पहले ऑलरेडी हमने जो है सॉल्यूशन को रिलेटेड जो है ऑलरेडी हमने दो लेक्चर्स, पिछला लेक्चर सॉल्यूशन से बेस्ड पे था, मैटर और उसके केमिकल क्लासिफिकेशन पे था, तो उसमें हम सॉल्यूशन को देखे थे। तो एक ये जो है कोलॉइड जो है एक हेट्रोजीनस एक सॉल्यूशन है, जिसमें कि अगर देखें कोलॉइड्स ये क्या है, तो ये एक हेट्रोजीनस है सॉल्यूशन है। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है ना कि एक इसका टर्मिनोलॉजी है, एक होता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है आपका डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, एक आपका क्या हो गया, एक हो गया आपका डिस्पर्स फेज और एक हो गया आपका डिस्पर्सन मीडियम। अब दोनों में देखते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, यह एक स्मॉल पार्टिकल इसमें जो होता है डिस्पर्स्ड होते हैं, स्मॉल पार्टिकल वो डिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब फैले होते हैं। ठीक है, यह जो है अगर इसकी बात करें, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसकी जो अमाउंट होता है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसकी अमाउंट जो होता है वो लेसर होता है, मतलब कम होता है। ठीक है, तो ये डिस्पर्स्ड फेज हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसका एग्जांपल में कि जैसे इसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। जैसे कि मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो मिल्क किससे बना होता है, एक होता है फैट होता है और एक होता है आपका वाटर होता है, जिसमें कि वाटर जो होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है, मतलब कि ज़्यादा होता है, और फैट जो होता है वो लेसर क्वांटिटी में, मतलब कम होता है। ठीक है, तो इसमें फैट क्या हो जाएगा, फैट आपका हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये आपका डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। यहीं पे ये अगर बात करें वाटर जो लार्जर क्वांटिटी में है, तो ये आपका डिस्पर्सन मीडियम होगा। जिसमें कि वो जो डिस्पर्स्ड फेज है वो मतलब कि फैला हुआ है। तो डिस्पर्सन मीडियम में क्या होगा, ये लार्ज क्वांटिटी में होगा, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी होगा इसका। इसमें जो है एक तरह से वो जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है वो फैला होता है। ठीक है, तो ये हो गया कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स में जैसे कि इसका कई सारे एग्जांपल हैं कि या तो दोनों जो है वो सॉलिड सॉलिड हो, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड हो, या सॉलिड लिक्विड हो, लिक्विड लिक्विड हो, इस तरह से। अगर हम इसमें एक एग्जांपल उसको हम देखेंगे, एक एग्जांपल जो है देखिएगा कि गैस और गैस का कभी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको नहीं दिखेगा।
कोलोइडल मतलब सिस्टम अगर बात करें तो गैस गैस का नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यह होमोजीनस हो जाता है। लेकिन कोलोइड्स क्या है? वो हेट्रोजीनस है। एक होता है, अब सॉल्यूशन जब हमने पढ़ा है कि उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं, तो उसमें एक टर्म याद रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो पार्टिकल, जो साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट का, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब ऑलरेडी हमने पार्टिकल सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो है हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है, आप उस लेक्चर को देख लीजिए। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है वो लेस देन क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है। अब 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁹ मीटर होता है। ठीक है, इसको हम लोग जो है एक तरह से के जो नॉर्मल जो फिल्टर पेपर है उससे जो है ये आर पार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें ट्रू सॉल्यूशन तो आपका साल्ट और वाटर। ठीक है, ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन। आगे देखते हैं तो क्लोराइड्स का क्या होगा। अगर इसी बात करें कि क्लोराइड का भी साइज होगा, तो क्लोराइड जो सिस्टम है उसका साइज क्या होगा? तो जनरली इसका साइज जो है 1 नैनोमीटर मतलब 10⁹ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर, मतलब कि 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच का साइज होगा क्लोराइड्स। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं कुछ कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल को। तो हम देखते हैं इसको। एक होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज जो कि लेस क्वांटिटी में होगा, और एक होगा आपका डिस्पर्सन मीडियम जो कि लार्ज क्वांटिटी में होगा। इधर जो है एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि अगर दोनों सॉलिड हो, डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो, तो इसको कहते हैं हम सॉलिड सॉल। ठीक है, इसको जो है हम कहते हैं सॉलिड सॉल। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो जेम स्टोन जो है इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरा हम बात करें कि डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो आपका लिक्विड होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सोल। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में आपका हो जाएगा पेंट। ठीक है, या फिर आपका हो जाएगा स्टार्च, ये हो जाएंगे सोल। अगर हम तीसरी एग्जांपल की बात करें तो एक हो जाएगा यह सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज और इधर हो जाएगा आपका गैस। मतलब एक देखिए, डिस्पर्स्ड फेज को कांस्टेंट करते हुए सॉलिड सॉलिड सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम में एक सॉलिड है तो आपका सॉलिड सोल, डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड है तो सोल, अगर सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्सन मीडियम जो है गैस है, तो इसको हम लोग सॉलिड एरोसोल कहते हैं। सॉलिड एरोसोल। देखिए, सोल में एरो मतलब कि एयर से रिलेटेड है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे हो जाएगा आपका स्मोक, फिर हो जाएगा डस्ट, ठीक है, या स्मॉग, ये सब आपका इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चार नंबर में अब हम लिक्विड को लेते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो हमारा सॉलिड है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं जेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चीज़, बटर, ये सब इससे एग्जाम्पल हो जाएंगे। पाँचवा एग्जाम्पल देखते हैं टाइप। तो ये हो जाएगा आपका लिक्विड और ये भी डिस्पर्सन मीडियम दोनों जो है वो लिक्विड होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इमल्सन। इसको क्या कहते हैं? इमल्सन। जैसे कि आपका एग्जांपल हो जाएगा मिल्क। ठीक है,
आपका हो गया क्रीम, हेयर क्रीम, ठीक है। ये आपका होगा मिल्क, उसके बाद हो जाएगा हेयर क्रीम, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद अगर छठा नंबर की बात करें तो यह हो जाएगा लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा आपका गैस, तो इसको कहते हैं हम लिक्विड एरोसोल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉग हो गया। देखते हैं ना कि फॉग में क्या होता है ना कि वो आपके हवा में और आपको दिखेंगे, और जब आप उससे क्रॉस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ पानी पानी आपके फेस पे, बाल पे हो जाएंगे। ये जनरली आपको विंटर सीजन में देखने को मिलेगा। तो फॉग हो गए, मिस्ट हो गए, ठीक है, क्लाउड हो गया। तो ये सब एग्जांपल याद रखिएगा। अगला है, अगर हम गैस की बात करें और इसमें डिस्पर्सन मीडियम आपका सॉलिड है, तो इसको जो है सॉलिड सोल इसको कहते हैं, या फोम। इसके एग्जांपल हो जाएगा आपका फोम, ठीक है, फोम जो कि स्पॉन्ज स्पॉन्ज होते हैं, वो सब आपके एग्जांपल हो जाएंगे। 8 नंबर की बात करें तो यह हो जाएगा आपका गैस, और यह हो जाएगा आपका लिक्विड। तो इसको जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं फोम, ठीक है। जैसे कि कोई क्रीम होता है, ठीक है, शेविंग क्रीम हो गया, शेविंग क्रीम का जो फोम होता है ना, दाढ़ी बनाने से पहले जो है यूज किया जाता है, वो होता है आपका गैस जो होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है, लिक्विड जो होता है डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो ये हो गया आपका क्लोराइड्स के बारे में। अब इसमें जो है क्लोराइड्स जो है कुछ कुछ इसमें टर्म है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म है। जैसे कि इसमें है ना, एक है ब्राउनियन मूवमेंट, एक टर्म याद रखिएगा, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ये क्या है, जिगजैग, जिगजैग मूवमेंट ऑफ, जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। पार्टिकल्स उसको जो है, जैसे कि अगर कोलोइडल पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा हो तो वो जो है ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। आगे बात करें टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जब कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन से हम जब लाइट को पास करते हैं, लाइट passes through colloidal solution, तो लाइट जो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, ठीक है। तो जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है तो उसके वजह से क्या होता है, हम जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, मतलब उसमें जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कैन बी सीन डिस्पर्स्ड पार्टिकल, पार्टिकल्स। तो ये हो जाएगा आपके टिंडल इफेक्ट। एक टर्म है डायलिसिस, ये याद रखिएगा। डायलिसिस, डायलिसिस क्या है, एक सेपरेशन का मेथड है। एक प्रोसेस है मिक्सचर में, मतलब कि कोई भी क्लोराइड पार्टिकल है उसको सेपरेट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो एक सेपरेशन मेथड है, किसका मेथड है, ऑफ क्लोराइडल पार्टिकल। ठीक है,
इसको ध्यान में रखिएगा। आगे जो है हम देखते हैं, ये हो गया आपका क्लोराइड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको हमने देखा। आगे देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, ये क्या है। दूसरा टॉपिक है आज का फिजिकल चेंज, और एक तरफ लिखते हैं केमिकल चेंज। इसको डायरेक्ट इसी तरह से हम इसी में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है, तो देखिए पहले फिजिकल चेंज को देखते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है। इसमें जो होता है फिजिकल चेंज में कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता, नो न्यू सबस्टांस। फॉर्म्ड, मतलब कि कोई भी नया सबस्टांस जो है फिजिकल चेंज में नहीं जो है बनता है। इसमें क्या क्या होता है ना, केवल आपका क्या चेंज होता है, चेंज जो होता है वो केवल किस में होता है, चेंज केवल होता है आपका साइज में, आपका शेप में चेंज हो जाएगा, या स्टेट में चेंज हो जाएगा, मतलब कि वो सॉलिड है कि गैस है या लिक्विड में बदल सकता है, यही में केवल चेंज आपको दिखेगा। इसको जो है रिवर्सिबल होता है एक तरह से, मतलब रिवर्सिबल होता है, इसका क्या मतलब कि इसको जो है दोबारा हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में हम उसको पा सकते हैं, ठीक है। इसके जो प्रॉपर्टी का जो होता है सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, वो जो होता है सेम होता है, रिमेन्स सेम, रिमेन सेम, ठीक है। इसमें जो जिस तरह का प्रॉपर्टी होगा उससे जो कोई भी चेंज कीजिएगा तो उसमें उसी तरह के जो है प्रॉपर्टी आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग पेपर, ठीक है। उसके बाद वाटर का बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब हो जाएंगे आपका फिजिकल चेंज। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में जस्ट इसका उल्टा होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, मतलब कोई भी अगर इसके थ्रू तो अगर बन रहा है तो कोई नया सब्सटेंस बनेगा। इसमें क्या होगा ना कि केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन चेंजेस, मतलब कि इसमें अगर कोई भी नया सब्सटेंस बनता है तो उसमें जो है ना आपको चेंज दिखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी आपका इसमें हाइड्रोजन वो क्या होंगे, ऑक्सीजन का जो कंपोनेंट होंगे वो भी आपको वाटर में दिखने को मिलेंगे। यह जनरली इरिवर्सेबल होता है, मतलब कि अगर एक बार ये बदलाव हो गया, केमिकल रिएक्शन के तहत नया सब्सटेंस बन गया, तो उसको पुराना सब्सटेंस जिससे बना है उसमें दोबारा हम इसको नहीं बदल सकते हैं। प्रॉपर्टीज जो होता है वो चेंज हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस वो क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, मतलब कि डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, मतलब कि लोहे का जंग लगना। एक बार लोहे का जंग लगता है तो फिर उसको दोबारा लोहा में हम नहीं बदल सकते वो, ठीक है। लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ वुड, अगर लकड़ी अगर एक बार जल गया तो उसका तो केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगा ना। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, एक बार खाना पक गया तो उसको दोबारा जो है रॉ में उसके जो
ओरिजिनल रॉ मटेरियल थे खाना के, उसमें उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जनरली याद रखिए कि फिजिकल चेंज में एक ही चीज़ याद रखिए, सेम सबस्टांस, सेम सबस्टांस डिफरेंट फॉर्म। अगर बात करें केमिकल चेंज में, तो आपका जो है केमिकल चेंज में बस न्यू सबस्टांस, अगर कोई भी चीज़ नया है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हर चीज़ जो है उसके नए सबस्टांस के अकॉर्डिंग उसमें प्रॉपर्टीज होंगे, तो पहले के जो प्रॉपर्टीज है उससे वो टैली नहीं करेंगे, उससे वो डिफरेंट होंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, एग्जाम्पल देके कि यह जो है आपका केमिकल का चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो इसमें जो है इतना इतना ही है आपका। अगर हम जैसे कि अगर फिजिकल चेंज में बात करें तो कैम्फर का भी सब्लिमेशन, तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि अगर और भी एग्जांपल हम बात करें तो कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिएगा अपने इन पे, जैसे कि ड्यू का फॉर्मेशन हो गया, शुगर का क्रिस्टलाइजेशन हो गया सॉल्यूशन से, अगर शुगर को हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में किए तो वापस उसको जो है लिक्विड फॉर्म में हम या सॉल्यूशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्लास पेन का जो है टूटना हो जाएगा, वैक्स का मेल्टिंग हो गया, ठीक है, आइसक्रीम का फ्रीजिंग हो गया, इस तरह से कैम्फर का मतलब कि कपूर का जो है सब्लिमेशन हो गया। तो इस तरह से ये हो गया आपका फिजिकल चेंज में। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो हमने बताया कि वुड का जो है बर्निंग हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कैंडल का बर्निंग हो गया, आपका पेट्रोल डीजल का बर्निंग हो गया, फूड का डाइजेशन हो गया, मिल्क का कर्डिंग हो गया, सिगरेट का स्मोकिंग, ये सब जो है ये सारे चीज़ जो है आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सब आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये सब हो गया। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो दोनों है, जैसे कि कैंडल का बर्निंग, ठीक है, जब वो मेल्ट होकर वेपराइज होता है तो वो वापस जो है वैक्स को हम फ्रीज करते हैं तो वो फिजिकल चेंज में बदल जाता है। लेकिन अगर हम बर्न करते हैं एक तरह से, मतलब कि अगर हम देखें कि अगर हम जो है वैक्स को एक तरह से वैक्स को देखें तो उसको अगर हम वेपराइज किए, इसको पहले मेल्ट किए, मेल्ट के बाद जब वेपराइजेशन किए और फिर इसको फ्रीज किए तो ये दोबारा से जो है वैक्स बन जाएगा, तो ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही वैक्स को अगर हम बर्न कर दिए, मतलब जला दिए, ठीक है, तो ये आपका केमिकल का चेंज हो जाएगा। ठीक है, रस्टिंग आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, क्रोजन जो भी होगा वो आपका केमिकल चेंज में होगा, मतलब किसी में भी जंग लगना, जैसे कि अगर बात करें कि ये आप ध्यान में रखिएगा कि आयरन का रस्टिंग मतलब कि क्रोजन क्रोजन आयरन में अगर क्रोजन होता है तो ब्राउन कलर का वो हो जाता है, ब्राउन। ठीक है, जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो ब्राउन कलर के बनते हैं। अगर हम यही बात करें कॉपर की बात करें तो ये ग्रीन हो जाते हैं क्रोजन के बाद। ठीक है, तो ये सब आपका कलर जो है आप याद रखिएगा। यही पर अगर सिल्वर की भी बात करें, सिल्वर, तो ये आपका ब्लैक हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में। आगे हम देखते हैं तीसरा जो आज का टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है फ्यूल से रिलेटेड। ठीक है, ये जो है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है कई सारे क्वेश्चन जो है आपको हर एग्ज़ाम में जो है वो दिखने को मिलेंगे। तो फ्यूल्स को रिलेटेड देखते हैं कि रिसोर्स, या क्या फ्यूल्स क्या है, एक तरह से रिसोर्स है। ठीक है, एनर्जी का रिसोर्स है कि उससे को हम जो है एज अ मतलब कि व्हीकल हो गया या मतलब कुकिंग हो गया या अलग कोई भी चीज़ हो गया, कंबसन वाले जो मतलब जहाँ पे कंबसन की ज़रूरत है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखते हैं आज तीसरा फ्यूल्स। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात करें कि रिसोर्स की, जैसे इसमें बात करें कि इसका रिसोर्स क्या है, मतलब स्रोत, तो कुछ जो है आपका नेचुरल सोर्स होंगे और कुछ जो होगा आपका नेचुरल क्या आर्टिफिशियल होंगे।
आर्टिफिशियल मतलब कि मैन मेड होंगे, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या है ना कि एक होगा रिसोर्स की आपका क्या हो जाएगा, एक होगा आपका एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, और एक होगा नॉन एग्जिस्टिबल। नॉन एग्जॉस्टिबल मतलब एग्जॉस्टिबल क्या मतलब कि यह एक लिमिटेड होगा, मतलब कि अगर आप समझिए कि इसको यूज करते करते अगर आप इसको मतलब कि लार्जर क्वांटिटी में अगर डे बाई डे यूज करते हैं तो एक टाइम के बाद यह ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि पूरी तरह से ये रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। नॉन एग्जिस्टिबल मतलब कि ये लाइफ टाइम रहेगा, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या है ना कि कुछ जो ऐसे होता है जैसे नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्टिबल कौन है, अगर हम बात करें कि नेचुरल रिसोर्स में कुछ जो है एग्जॉस्टिबल होंगे, इसको देखिए, इसमें जो है कुछ एग्जॉस्टिबल होंगे, सॉरी एग्जॉस्टिबल ही है, यहाँ पे बताना है ये नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में जो एग्जॉस्टिबल है जैसे कि आपका कौन है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब नेचुरल रिसोर्स है, पर यह क्या है ना एग्जॉस्टिबल है। मिनरल्स हो गया आपका, इसका जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। अगर हम आर्टिफिशियल एग्जॉस्टिबल की बात करें, आर्टिफिशियल में आपका एग्जॉस्टिबल की बात करें तो देखिए कुछ जो है रिन्यूएबल होंगे, कुछ जो है आपका नॉन रिन्यूएबल होंगे। इसमें आपका दो टाइप है, एक रिन्यूएबल हो गया, रिन्यूएबल, और एक हो जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूअल मतलब क्या होता है, इसका जो दोबारा इसको रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि आपका सॉइल हो गया, ये नेचुरल में ही है, ये आर्टिफिशियल में नहीं है, ये नेचुरल में ही है, ठीक है। रिन्यूअल जैसे आपका सॉइल हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, ये सब हो गया। अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो आपका मिनरल हो गया, आपका जो है फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है। अब हम बात करें कि एग्जॉस्टिबल में तो हमने ऑलरेडी देखा, और नॉन एग्जॉस्टिबल की अगर बात करें तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि सनलाइट हो गया, सनलाइट हो गया, आपका वो एयर हो गया, फिर आपका वाटर हो गया, ये हो जाएगा आपका नॉन एग्जिस्टिबल। आर्टिफिशियल में अगर बात करें कि आर्टिफिशियल कौन होंगे, तो आर्टिफिशियल तो कौन होंगे, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ये मैनमेड है, प्लास्टिक हो गया, सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, ये सब आपका आर्टिफिशियल सोर्स हो गया। आगे आते हैं जो अगर हम जैसे कि वाटर के स्टडी को क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजी कहते हैं, सॉइल के स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं। ऐसे स्टडी को रिलेटेड जो है ऑलरेडी हमने बायोलॉजी का एक क्लास जो है उसमें हमने सारे स्टडी को उसमें देखा है, आप उस वीडियो को देखिए, आप उसमें हर तरह के स्टडी के बारे में उसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कोल, ठीक है। कोल क्या है, यह कार्बन का एक इम्प्योर फॉर्म है, मतलब अशुद्ध रूप है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का जो है इम्प्योर फॉर्म है। इसमें होता क्या क्या होगा, तो इसमें जो है आपका कार्बन होंगे, इसमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और कुछ जो है सल्फर भी होगा आपका, सल्फर, मतलब सल्फर बहुत कम मात्रा में आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब ये कोल जो है फॉर्म कैसे होता है, तो ये जो फॉर्म इसका फॉर्मेशन होता है, इसके फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि ये जो टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन या फिर मैरीन वेजिटेशन से जो है टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन से बनता है। अगर जो है हम अगर बात करें कि मैरीन वेजिटेशन से,
मतलब जलीय वेजिटेशन, वेजिटेशन से अगर बात करें तो इसमें कौन होगा, ये आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है अगर हम कोल की बात करें इसके क्वालिटी के बेस पे कि कोल कितने तरह के होते हैं, कोल क्वालिटी बेस्ड, ठीक है। तो इसके जो मेनली जो है 4 टाइप होते हैं, जिसमें कि क्वालिटी बेस्ड क्या है कि कार्बन कंटेंट के बेस पे जो है एक तरह से क्या हो गया, क्वालिटी क्या हो गया, कार्बन कंटेंट, कि कार्बन का कितना कंटेंट है इसमें, उसके बेस पे जो है हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो अच्छा क्वालिटी की है या मतलब कि इन्फीरियर क्वालिटी का है। तो पहला जो आपका है वो है आपका पीट। पीट यह आपका एक इन्फीरियर क्वालिटी है, इन्फीरियर क्वालिटी है। इसमें जो कार्बन का कंटेंट है वो कितना है, आपको 50 से 60% कार्बन कंटेंट है। ठीक है, ये नीचे में जो है वो आपका लिखा होगा कार्बन कंटेंट। ठीक है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो है मेंशन कर लीजिएगा अपने इन पे। दूसरा है आपका लिग्नाइट, ये भी जो है ये लो क्वालिटी का है। इसमें अगर कार्बन कंटेंट की बात करें तो ये 60 से 70% इसमें कार्बन कंटेंट होंगे। तीसरा है यह बिटुमिनस, जो बिटुमिनस, बिटुमिनस इसका जो है एक तरह से मीडियम क्वालिटी माना जाता है। इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो 75 to 80% माना जाता है। हाउस होल्ड में अगर हम यूज देखते हैं तो हाउस होल्ड में यही यूज होता है, बिटुमिनस। ठीक है, अगला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट यह हाई क्वालिटी का होता है। इसमें जो कार्बन कंटेंट की अगर बात करें तो 90 to 95% होता है। ठीक है, ये मतलब कि सुपीरियर क्वालिटी का ये माना जाता है। तो ये कोल जो है ये 4 टाइप के आपने देखा इसमें कि कार्बन कंटेंट के बेसिस पे उसको हम क्वालिटी को डिसाइड करते हैं कि किस तरह के जो है ये मतलब कि कोल का टाइप जो है किस क्वालिटी का है। जैसे कि अगर पीट है इन तो 50 से कम कार्बन कंटेंट मतलब लो क्वालिटी, ज़्यादा कार्बन कंटेंट मतलब कि सुपीरियर क्वालिटी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इससे जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन जो है, कई बार पूछे भी गए हैं कि कौन जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल फॉर्म है, तो वो आपका कौन होगा, एंथ्रासाइट। अगर पूछा जाए कि कोल का ऐसा कौन सा जो फॉर्म है जो हाउस होल्ड में यूज होते हैं, तो आपका बिटुमिनस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम कोल का जो है कुछ जो है अगर डिस्टिलेशन करें, डिस्टिलेशन ऑलरेडी हमने बताया है। डिस्टिलेशन क्या होता है ना कि अलग अलग जो है बॉइलिंग पॉइंट पे जो है उसको हम सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इसमें जो है ना कोल को हीट करने के बाद जो है उससे क्या क्या चीज़ें जो है ऑब्टेन होती है, वो एक डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब कि एक बार वो बन गया तो वो उसी फॉर्म में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोल के कुछ आपका डिस्टिलेशन आप देख लेते हैं। डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, इसमें देखिए कि पहला जो है आपका जैसे कि बात करें कोक, यह प्राप्त होता है उससे जिसमें कि कार्बन जो है 98% कार्बन पाया जाता है। मतलब कार्बन कंटेंट अगर हम कोल को डिस्टिलेशन करें तो उसमें कार्बन जो है आपका कितना होगा, तो 98% जो है कार्बन होगा। इसके और भी बात करें तो ये जो है एक प्यूरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके और ये टफ होंगे, ब्लैक होंगे, टफ ब्लैक, टफ होंगे, ब्लैक होंगे। ठीक है, ये एक तरह से गुड फ्यूल की तरह काम करेंगे, गुड फ्यूल। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मतलब उसको प्राप्त करते हैं तो उसमें मतलब कि कोक को मिलाया जाता है, तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये काम करता है। ठीक है, दूसरा आता है कोल टार।
कोल टार। कोल टार क्या होता है? ये एक थिक होता है, मतलब कि आपका विस्कस जो होता है एक तरह से चिपचिपा होगा, विस्कस नेचर का होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। इसका स्मेल जो है काफ़ी मतलब अनप्लीजेंट होगा, मतलब कि बहुत ही गंदा स्मेल इसका आपको दिखेगा। इसका यूज जो है जनरली जो है रोड के कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है। रोड के कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है, जो पीच होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है, मान लेते हैं कि इसमें कोल गैस, उससे पहले अमोनियम लीकर की बात करें, अमोनियम लीकर किसको कहते हैं? तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, NH3। ये क्या होता है? जैसे कि NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या आता है? वाटर के साथ वो सॉल्यूशन, एक्वस में आपका जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो आपका वाटर होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोल गैस की। ये याद रखिएगा कि इसका जो कंपोनेंट है उसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। कोल गैस किसका जो है मिक्सचर है? तो इसमें आपको होंगे हाइड्रोजन, उसके बाद होंगे आपका मीथेन कोल गैस में, और फिर होंगे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका मीथेन, और ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है कोल गैस का? तो लाइटिंग हाउस में, एग्जाम्पल लाइटिंग हाउस में इसका यूज होगा, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में होता है, ठीक है। ये सब में हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कुछ जो कोक का यूज है, जैसे कि आपका वाटर गैस हो गया। इसके भी कंपोजिशन को याद करिएगा। जैसे वाटर गैस किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को वाटर गैस कहते हैं। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन को देखें तो कोल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को देखें तो वाटर गैस, ठीक है। यही अगर प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो इसमें हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपका नाइट्रोजन, N2। N2 क्या हो गया? N आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। फ्यूल में क्या होता है? अगर अच्छा फ्यूल, हमने ऊपर में बताया कि अच्छा फ्यूल होता है जिसमें कार्बन कंटेंट आपको ज़्यादा होगा। कोक का यूज जो है रिड्यूसिंग एजेंट में होता है, क्योंकि जो है मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन को यूज कर रहे हैं, आयरन को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें जो है एक तरह से कोक जो है कोल यूज किया जाता है। आगे आते हैं मैरीन वेजिटेशन से जो बना हो। ये तो हमने टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन के बारे में देखा कि टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन से जो बना था उसको हम लोग कोल कहते हैं। अगर हम मैरीन जो है वेजिटेशन जिससे बना हो उसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। तो अगला जो हेडलाइन है वो है आपका पेट्रोलियम। फाउंड फ्रॉम मैरीन वेजिटेशन, मैरीन वेजिटेशन से बना होता है। इसके नाम देखिए, इसके नाम को अगर हम तोड़े तो इसके नाम को तोड़ के क्या होता है? पेट्रो प्लस ओलियम, ठीक है। ओलियम का मतलब होता है ऑयल, और इसका मतलब होता है पेट्रो का रॉक, ठीक है। इसको जो है हम दूसरा भी नाम कहते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। अभी जो
ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ, उसमें इसका इम्पोर्टेंस दिखने को मिला। जब हॉर्मुज जो है बंद हो गया, वहाँ से पेट्रोलियम आना जाना जो है बंद हो गया, तो इसकी हमारे देश में बहुत तंगी आ गई, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जो गैस है, सिलेंडर गैस, सबके जो प्राइस हो बढ़ गए। अगर बात करें पेट्रोलियम के इसके कंपोजिशन की बात करें, तो इसके कंपोजिशन में होंगे कार्बन प्लस हाइड्रोजन, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इसी का नाम होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। अदर में सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होंगे, लेकिन वो छोटे छोटे क्वांटिटी में आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंपोजिशन। ये कहाँ पे मिलता है, तो ये ज़मीन के नीचे जो है जनरली क्या है 200-500 मीटर जो है नीचे आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। एक ना, जैसे कि पहला ऑयल जो है, मतलब कि जो तेल का जो वेल है, कुआं, वो पहला बार यूएसए में पेनिसिल्वेनिया में मतलब कि खोदा गया था 1859 में। अगर इंडिया में बात करें तो 1867 में डिगबोई, असम में मतलब कि खोदा गया था। भारत में एक है आईपीसीएल, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि कहाँ है आपका, बड़ौदा गुजरात में है। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट ऑयल वेल। ये ग्लोबली की बात करें तो यूएसए में, ठीक है, 1859 में। इंडिया में बात करें तो आपका डिगबोई, ये आपका है आसाम में 1867 में। ठीक है, आईपीसीएल, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, उसी तरह पीसीआरए अगर बात करें तो ये पूछा भी गया था एक बार बीपीएससी में, पेट्रोलियम आपका कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं कि पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। एक्सट्रैक्शन, अगर पेट्रोलियम में जो भी आपको उसमें के कंपोनेंट है, उसमें से जैसे आपका गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, पेट्रोल आपका नेफ्थलीन, गैसोलीन, पेट्रोल, केरोसिन, ये सबको मतलब कि सेपरेट करने का तरीका जो है उसको कहते हैं, हमने पहले ही बताया था जब हम सेपरेशन और मिक्सर पढ़ रहे थे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, यह एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसके बेस पे जो है अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे जो है अलग अलग सबस्टांस को सेपरेट किया जाता है। अब इसमें जो हम टॉप टू नीचे, ऊपर से नीचे जब हम बढ़ेंगे, वही जो है क्रोनोलॉजी को आप याद भी रखिएगा कि इसमें जो है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और सबसे हाई क्वालिटी का वही होगा। मतलब कि आपका एक तरह से क्या कहते हैं कि एक तरह से कि अगर जिसका एबिलिटी जो है फ्लो करने का अगर कम होगा, तो उसका जो है इन्फ्लामेबल जो कैपेसिटी भी होगा वो आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, उस तरह से आपका जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग रेंज कम होगा, उसको जो हाई कम्बसिबल हो गए। ठीक है, इस पर आप देखिएगा, जैसे कि हम इसको
सबसे पहले जो एक्सट्रैक्ट होता है सबसे कम पे वो है आपका पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस या इसी को एलपीजी कहा जाता है। इसका जो है अप्रॉक्स 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही इसका बॉइलिंग रेंज है। इसका यूज जो है, इसमें यूज हम दिखाते हैं आपको कि हाउस होल्ड में, कुकिंग गैस में जो है हाउस होल्ड फ्यूल के तरह में, या ऑटोमोबाइल में, ठीक है, ये यूज होता है। एलपीजी में हम आगे बढ़ेंगे कि एलपीजी में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उसके बारे में हम नीचे आपको हम बताएंगे आगे। दूसरा जो होता है आपका गैसोलीन या पेट्रोल, ये आपका दूसरा, इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 35 डिग्री 36 डिग्री टू 180 डिग्री होता है। यह जो है मोटर फ्यूल की तरह काम करता है, मोटर फ्यूल, ठीक है। तीसरा बात करें तो बेंजीन होता है 120 डिग्री से 150 डिग्री। इसका होता है, ये आपको गैसोलीन से, जैसे गैसोलीन तो आपका 36 डिग्री से भी हो जाता है, तो इसको उससे नीचे माना जाता है। तो ये आपका ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है आपका, ठीक है। चौथा देखें किरोसिन। ये देखिए रेंज जो है टेम्परेचर का है ना, ये आगे पीछे ओवरलैप आपको दिखेंगे, ठीक है। किरोसिन या जेट फ्यूल उससे नहीं देख रहा, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि यह 36 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ये 120 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। किरोसिन जो है आपका 180 डिग्री से स्टार्ट होगा, ठीक है, 250 तक जाएगा। ये जो है एक तरह से फ्यूल डीजल कार में, सॉरी, किरोसिन जो है फ्यूल में तरह यूज होता है, फ्यूल के तरह जेट एयरक्राफ्ट में। आगे बात करें 5 में तो आपका डीजल हो जाएगा। 6 में बात करें तो ये आपका हेवी ऑयल, या उसको हेवी ऑयल या फिर फ्यूल ऑयल कहते हैं। इसका टेम्परेचर अब उतना आइडिया नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा ही होगा, तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 7 नंबर में लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि गाड़ी उड़ी में जो है यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट्स। 8वां हो जाएगा आपका पैराफिन वैक्स। 9वां हो जाएगा आपका एस्फाल्ट, एस्फाल्ट या फिर पीच जिसको कहा जाता है, जो कि रोड के कंस्ट्रक्शन में जो यूज होता है, रोड पेविंग में। 10वां हो जाएगा पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम कोक। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। पैराफिन विक्स जो है आपका कैंडल में यूज होता है, यह हो जाएगा रोड कंस्ट्रक्शन में आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम कोक जो है फ्यूल की तरह काम होता है। लुब्रिकेंट जो है एज ए लुब्रिकेंट्स काम आएगा। इसका टेम्परेचर जो है, अब हम नीचे में उतना आपको रेंज नहीं पूछा जाएगा। हेवी ऑयल जो है ये भी आपका क्या है, फ्यूल की तरह थर्मल पावर प्लांट्स में, फ्यूल्स इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये हो जाएगा। डीजल जो है डीजल कार में आपको हो जाएगा, डीजल कार्स में एज अ फ्यूल यूज होता है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो है सबसे कम टेम्परेचर पे जैसे जैसे है उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाता है। तो पेट्रोलियम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद आपका नेफ्थलीन पेट्रोल होता है। तो ये जो है इस तरह से आप याद रखिएगा। अब इसमें बात करें कि इसको याद कैसे रखें, तो जैसे कि बात करते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट, इसी से उल्टा आपका सारे याद हो जाएंगे। लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये जो होगा आपका लोअर हाइड्रोकार्बन चेन होगा इसका,
मतलब इसका हाइड्रोकार्बन का चेन लोअर कम होगा। उसके बाद यह जो है फास्ट फ्लो करेगा, मतलब कि फ्लो रेट जो होगा इसका, फ्लो रेट वो आपका फास्ट होगा। आगे देखते हैं, अगर इनफ्लामेबल की बात करें, आग लगने की मतलब जलने की, तो यह हाई होगा, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट पे। ये आपका लेस वोलाटाइल मतलब कि मोर वोलाटाइल होगा, मोर वोलाटाइल होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इससे अगर उल्टा बात करें तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जैसे कि लो बॉइलिंग पॉइंट है तो लोअर हाइड्रोकार्बन, हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो हायर हाइड्रोकार्बन चेन, फ्लो रेट उसमें ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लामेबल जो है लो हो जाएगा, वोलाटाइल जो है वो लेस वोलाटाइल होगा, मतलब कि मूवमेंट जो है उसका फ्लो रेट कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि पेट्रोल के क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, इसको हम चेक करते हैं ऑक्टेन नंबर से, ठीक है। यही अगर क्वालिटी ऑफ डीजल की बात करें तो इसको हम लोग C10 नंबर से, C10 पेट्रोल ऑक्टेन नंबर से और डीजल को C10 नंबर से हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो आप जानते हैं कि वो एक डेंजरस गैस है, अगर वो हीमोग्लोबिन में चला गया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। मतलब कि ये भी पॉइंट याद कर रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और यह जो है हमारे जो लिए एक क्या होगा, एक तरह से डेंजरस हो जाएगा, मतलब हमारी इससे जान जा सकती है। ब्यूटेन को भी अगर हम एज मतलब कि क्या कहते हैं इनहेल कर ले तो भी हमारा उससे भी क्या होगा, डेथ हो सकता है। आगे देखते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस, पहले तो इसके कंस्टिट्यूएंट देखते हैं कि क्या क्या होते हैं इसमें। कंस्टिट्यूएंट का मतलब कि ये किससे बना होता है, तो मेनली जो होता है, मेन क्या होता है इसमें, मीथेन होता है, CH4 अप्रॉक्स 85% होते हैं। बाकी अदर में इथेन हो गए, प्रोपेन हो गए, ब्यूटेन हो गए, अलग अलग चीज़ें जो भी है, मतलब कि इथेन, ऐसा नहीं कि ओनली मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, CO2 होगा, O2 होगा, N2 होगा, ये सब जो है इसमें मौजूद होगा, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल गैस के कंस्टिट्यूएंट के बारे में। आगे देखते हैं कि आगे जो है नेचुरल गैस में और क्या क्या उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो नेचुरल गैस के जो फॉर्म की बात करें तो इसके जो है ये देखते हैं, एक होता है CNG। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंपोनेंट इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो ये आपका मीथेन ही होता है, ठीक है। किस में यूज होता है, तो व्हीकल्स में यूज होता है। CNG गाड़ी देखे ही हैं मार्केट में, अब तो इसका बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली को मद्देनज़र रखते हुए सरकार जो है इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है, CNG। उसके बाद हो गया PNG, ये हो गया पाइप्ड नेचुरल गैस। जैसे जो है आपको गैस कनेक्शन दिया जाता है तो आपको जो है पाइपलाइन के थ्रू जो गैस प्रोवाइड किया जाता है वो PNG होता है। अगला होता है बायोगैस, जिसको कि गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है इसके भी कंस्टिट्यूएंट कौन होते हैं, तो जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो आपका मीथेन होते हैं। यह जो है बनता किससे है, अगर बात करें तो फॉर्म्ड फ्रॉम
डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट। मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट क्या, लिविंग, जो भी लिविंग थिंग्स, मतलब जो भी जिनमें कि लिविंग थिंग्स है, उससे जो वेस्ट हैं उसको डिकम्पोज करके जो है बायोगैस या गोबर गैस बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी, इसको फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होता है, इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो आपका ब्यूटेन, C4H10 और प्लस प्रोपेन, C3H8। ये आगे जब हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसमें मिक्सचर होता है, अगर इथेन भी होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें तो होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। अगर हम पेट्रोलियम गैस की बात करें तो उसमें आपका हो जाएगा ब्यूटेन प्लस प्रोपेन प्लस इथेन। ठीक है, इथेन का होता है C2H6। ये हो गया। अगर हम इसका बात करें नेचर, ये किस तरह का प्रकृति के होते हैं, तो इसका नेचर जो है वो कलरलेस होता है, मतलब कि इसमें रंगहीन होगा, कलरलेस। ऑर्डरलेस होगा, मतलब कि आपका जो इसमें कोई भी इसका अपना स्मेल नहीं होता है। और हाईली इन्फ्लेमेबल होगा, हाईली इन्फ्लामेबल होगा। अब ये आप सोचिएगा कि अगर एलपीजी जो है वो ऑर्डरलेस है, मतलब कि उसमें कोई भी गंध नहीं होता है, तो जब वो लीक करता है तो वो हमें स्मेल कैसे करता है। तो इसको लीकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, लीकेज आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें मिक्स किया जाता है एक इथाइल मरकैप्टन, MERCAPTAN, मरकैप्टन। ठीक है, इसका जो स्मेल होता है काफ़ी हार्ड स्मेल होता है। ठीक है, तो हार्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा। तो इसको इसमें इसलिए मिक्स किया जाता है कि पेट्रोलियम तो हाईली इन्फ्लामेबल है, अगर वो लीकेज अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो वो कभी भी, जैसे कि मान लेते हैं आपके घर में गैस है और वो जो है गंध ही नहीं दे रहा है, उसमें कोई भी गंध नहीं, लीक हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला है, आप वो किचन में गए यूज किया, वो दुर्घटना हो सकती है। तो इस लीकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है कि उसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन, जिसका कि स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी लीकेज होता है तो उसके साथ जब ये निकलता है तो पता चल जाता है, लोग उससे जो है अपने आप को मतलब कि प्रिकॉशन ले लेते हैं कि उसको बंद करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से सेफ्टी पर्पस से जो है इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। अब एलपीजी का जो है उसमें अगर बात पूछा जाए कि अगर प्रोपेन और ब्यूटेन में अगर ज़्यादा क्वांटिटी, अगर मेन कंस्टिट्यूएंट बात किया जाए तो ब्यूटेन का क्वांटिटी जो है ज़्यादा होगा। सीएनजी में आपको मैंने बताया मीथेन होता है, बायोगैस या गोबर गैस में भी आपका मेन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो भी आपका मीथेन ही होता है। इससे जो है कई सारा क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस फ्यूल्स में हम इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आगे जो है हम जो है अगले सेशन में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।